सा 2 मिनट के अंदर अपनी अपनी जिसको जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाए, जिसको जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाए। इंशाअल्लाह कुछ ही देर के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपसे मुखातिब होंगे। और मैंने जैसा आपको बताया था, इनको जो चाहिए वो सब मिलने वाला है, तो जो जहां पर है बैठ जाइए। लेकिन उनको बुलाने से पहले एक मरतबा अपने जिंदा होने का एहसास दिलाइए और उन्हें ये बताइए कि इस बार इस इलेक्शन के अंदर हम लल्टन भाई को जिता कर लाने वाले हैं। अगर हाँ मेरा साथ देंगे तो सरकार को वो हाथ ऊंचे करके असद साहब को पैगाम दीजिए कि हम लल्टन भाई को जिताएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे असद साहब को बुलाने से पहले मेरी एक जो बहन जिसको मैं कल से देख रहा हूं उससे गुजारिश करूंगा कि तुम आओ स्टेज के ऊपर, क्योंकि आप जैसे लोग जब सड़कों के ऊपर आते हैं तो इंशाअल्लाह इनकलाब आता है और इस इलाके के अंदर इनकलाब आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़ई जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपसे दरखास्त है कि बड़ा मेहरबानी खामोशी इख्तियार कर लीजिए। हमारे हरदिल अजीज तमाम कौम के रहनुमा मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। हम आप तमाम औखला की आवाम से उनका इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अभी क्या जलील साहब आपसे मुखातिब थे, अभी हमारे बीच में औखला की आवाम की आवाज आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हिंदू और आप लोगों के रहनुमा जनाब लल्टन भाई आपके बीच आने जा रहे हैं। आप लोगों से दरखास्त है, बराए मेहरबानी खामोशी इख्तियार कर लीजिए और अपने आने वाले लीडरान के बयान को, ख्यालात को सुनने के लिए खामोशी इख्तियार करें। और मेरे शोर के साथ मैं लल्टन भाई को आवाज दे रहा हूँ कि मैं अकेला ही चला रहा जाने मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनते गया। हमारे 5 नंबरों की लाइन के AIMIM के प्रत्याशी लल्टन भाई हमारे बीच आ रहे हैं। जोरदार इस्तेमाल कीजिए और खामोशी इख्तियार कीजिए। लल्टन भाई हेलो मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे लिए आए हैं, आप हमारे कार्यक्रम को, प्रोग्राम को, हमारे मैसेज से आपकी बातों को सुनना है तो मैं हाथ उठाए हमारी माँ बहने पीछे उनका ख्याल करेंगे प्लीज। और भैया जानिए सारे के साथ जरा पीछे जैसे ले लीजिए। भाइयों मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज बैठ जाओ। ये हम लोग मेरे अपने ही सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज प्लीज आप लोग आगे करते हैं। मेरे अपने साथी नीचे हो जाओ भाई, पीछे भी लेडीज है भाई। हमने तो इस्लामिक ले गए यार, हमें अपनी माँ बहनों का पहले ख्याल करना चाहिए प्लीज। भैया भैया क्या बोलेंगे हमारे मेहमान, हमारे उखले के बारे में हमारे मेहमान क्या बोलेंगे? बस ये बोलूंगा, क्या बोलेंगे हमारे मेहमान? अगर आपने ऐसी बातें आपस में करेंगे, भीड़ भाड़ हमारी ना आप लोगों के पास बातें जाएगी, ना आपने सुन पाओगे ना मैं कुछ सुन पाऊंगा। भैया चेयर से और एक कैमरा वाले
अपने कानों से निकाले हैं, अपनी बातें बंद करो। कौन पता चलेगा पूरी दुनिया कैसे हिलती है, मगर आप अपनी बातें बंद करो। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आज आप लोगों को जो बातें बताने वाला हूं, जो रात इस घटना का जिम्मेदार लोगों की और उम्मीदवारों की और हमारे हिफाजत करने वाले की वो बात आप सुन के हैरान हो जाओगे, मगर आपको हमारी बात बारीकी से सुननी होगी। आपको हमारी बात अपने घर में अपनी माँ बहनों और अपने पड़ोसियों की बतानी होगी। तब मैं समझूंगा ये हमारा प्रोग्राम आप लोगों ने सुना और ये प्रोग्राम अपने इलाके के एक घर में आप लोगों ने सुनाया। इसलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे माँ बहनों और मेरे भाइयों, प्लीज सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। दोस्तों, यह एमसीडी का चुनाव है और एमसीडी का चुनाव लोकसभा का भी चुनाव 5 साल में होता है जो देश संभालता है। विधानसभा का चुनाव 5 साल में होता है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री संभालता है और 4 साल का भी चुनाव 5 साल में होता है और वो मेयर संभालता है। मगर इलाका चुना हुआ नुमाइंदा जो इलाके का हमारा होता है काउंसलर, वो सुनता है, हम सुनते हैं और इलाका संभालता है। अगर आपका पार्षद 15 सालों में आपके इलाके की जिम्मेदारी लिया हो तो आप उसे चौथी बार खड़ा हुए तो मेयर के नाम पे, अपने काम के नाम पे नहीं, आप उसे बोल देना। मेरी बातों को नोटिस करना, अपने दिमाग में बैठाना कि चुनाव नुमाइंदा इलाके का जिम्मेदार होता है। कागज से ज्यादा इलाके की जिम्मेदारी होती है हमारी और आपकी। ठीक इसी तरह हमारा मैंने दोबारा भी चुना गया और दोबारा भी रिकॉर्ड वोटों से हम लोगों ने जिताया। मगर वो भाई साहब जीतने के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी बने, दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी बने। चेयरमैन बनने के बाद उनकी इलाके की जिम्मेदारी खत्म हो गई। अगर मैं सच नहीं बोल रहा हूं तो मैं जब भी बोलूं आप हमसे सवाल करना, मैं आपको जवाब दूंगा। जब से वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बने हैं हमारी और आपकी जिम्मेदारी खत्म। उन्होंने पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी दी, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा ओखला वालों ने ही विधानसभा से मेरे रिकॉर्ड को वोट से जिताया। पहले ओखला वालों को देखो, तब मैं दिल्ली को देखूंगा। मुझे कोई दम नहीं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, मैं भी आम आदमी पार्टी में एक वार्ड अध्यक्ष था और एक मजबूत कार्यकर्ता भी था, मगर मेरे साथ बहुरूपियों की तरह मुझे इस्तेमाल किया गया। मुझे रोशनी दिखला के अंधेरे में रखा गया। वो अंधेरे का रात मैं खोलूं, अगर आपको हाथ उठा के तो मैं खोलूंगा। अगर मैं अपनी रात चुना हुआ मेरे के रात जिस अंधेरे में मुझे रख के मेरे ऊपर जुल्म किया गया, मेरे घर छापा मरवाया गया, मैं हैदराबाद में होता सुबह वरना एसीबी वालों का इंशाअल्लाह ताला सामना करता और इलाके के हमारे साथी भी सामना करते। मगर मैं लाचार और मजबूर था कि मैं हैदराबाद में था। मेरे घर का ताला तोड़वा के 16 सितंबर जुमे के दिन और मेरे घर की पूरी सामान को तहस नहस किया गया, हथियार को बरामद करके बताया गया। मेरे पैसे रखे हुए पैसे का सारा मेरा जैसे भी निकाला बैंक का स्टेटमेंट है वो निकाला गया। मेरा पर्सनल डायरी ले लिया गया, जो मेरा पर्सनल डायरी था।
उस डायरी के बहाने लाल डायरी लाल डायरी लाल डायरी इन्होंने तो ऐसा बढ़ा दिया कि लाल डायरी पूरे हिंदुस्तान का पूंजी था। पूरे लाल डायरी में था कौशल इमाम, कौशल आरा और नड्डा लाल डायरी। वो लाल डायरी किसी का बाप का नहीं था। विधायक जी खुद बुला के और उन्हें फंसा के स्टेटमेंट के नाम पे उन्हें अपने पास रखा गया और मुझे पुलिस तलाशी रही। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं की थी। मैं खुद उनके पास हैदराबाद में 70 किलोमीटर दूर मिल लिया जाके। जब मुझे पता चला जामिया का स्टाफ गया, जब मैं मिला तो उसने अपनी सारी बातें मुझे बताया। जब मैं ओखला आया तो मुझे बोला गया कि तुम जामिया थाना चलोगे, मगर मुझे एक टेररिस्ट की तरह 4 गाड़ियों से रात के अंधेरे में रात को 2 बजे लाजपत नगर थाने में ले गए। जब मैं लाजपत नगर थाने में गया तो कम से कम 40 से 50 पुलिस वाले थे। मुझे कभी कोई कहीं खींच रहा है, कभी मुझे कोई कहीं ले जा रहा है। 21 सितंबर 2022 दिन बुध का था। मुझे जब जाके मैं बोला, आपने बोला जामिया में चलूंगा, बोले जामिया नहीं ले जाऊंगा तुम्हें, तुमसे बहुत सवाल जवाब करने हैं। और मुझे 4 बजे सुबह तक बगैर खिलाए पानी भी नहीं दिया गया और बोला गया कि तुम सिस्टम के बहुत बड़े मुजरिम हो। कमिश्नर और डीसीपी ने बोला है इसे जैसे भी हो पकड़ के और इसे बयान लेके और ओखला का क्या है, ओखला में क्या है, सारी बातें इससे पूछना। भाइयों और बहनों, मैं बहुत बचने की कोशिश किया, मगर इन लोगों ने मेरे साथ 60 डिग्री, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूं। मैं जब याद करता हूं तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। कुछ जानने वाले स्टाफ थे, बोले बहुत अच्छा लड़का है, बहुत हेल्पफुल लड़का है, जामिया में लोगों का मदद करता है, आम आदमी पार्टी में है तो क्या हुआ। जामिया का थाना भी से बहुत प्यार करती है, मगर मुझे फिर भी नहीं पकड़ा गया। मेरे साथ मेरे कपड़े नहीं खोले गए, मुझे हाथ और पैर बांध के मुझे टेबल और कुर्सी के बीच में डंडे पे लटका गए और लटका के मुझे बोले गए कि साले कुत्ते ओखला का तू साले डायरी में क्या है तू बता, और अमानत और वोट से तेरा रिश्ता क्या है, और ओखले में कितने लोग तेरे टच में है, कहां कहां से पैसे आते हैं, ओखला में और क्या क्या होता है बता। मैं सिर्फ यही बोला कि मैं फिल्मों में देखता था कि किस तरह किसी को फंसाया जाता है, मगर मैं आज हकीकत में देखा कि आप लोग जो मेरे साथ कर रहे हो, आप लोगों ने ऐसे कितने जुल्म किए होंगे, कितने आप लोगों ने जुल्म किए होंगे हमारे भाइयों के साथ, कितने तुमने बताया होगा। जैसे 2008 का ऐलान है, लेकिन का इनकाउंटर करवा के गुजरात में मेरे भाई को अंधेरे में रखा गया है, कितनों को निजामुद्दीन में दफनाया गया, ठीक इसी तरह दिल्ली में दंगा करवा के कितने मारे गए, कितनों को 6 डिग्री देके तिहाड़ में फंसा के रखा गया। क्या हम इतने मुश्किल हैं? आप देखो, क्या हमारा खून में इतना पानी है, फिर भी हम इस सरकार को चुन रहे हैं, फिर भी हम कांग्रेस को देख रहे हैं, फिर भी हम दूसरा आरएसएस के चक्के जो ये अन्ना हजारे के नाम पे आके दिल्ली में कब्जा किया है, ये हम लोगों पे भी कब्जा करके सत्ता में बैठ के हमारे काम नहीं आया। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं 15 हाथ में चौराहे पे खड़ा होकर आप लोग मुझे इनकाउंटर कर देना।
हमारे कौम के काम आए थे। ये RSS का चर्चा, ये मोदी का दूसरा रूप है जिसका नाम केजरीवाल है। ये हमारे कौम के लिए नहीं, ये सत्ता का भूखा है। आप लोग ये बात बताओ, दंगा में एक बार भी अगर हमारे दिल को छुआ होता, हमारे लिए आगे आके एक बार भी बोल दिया होता, मुसलमानों ने भी हमें वोट दिया। 15 साल का शीला दीक्षित को उखाड़ के फेंक दिया अरविंद केजरीवाल तेरे नाम पे। तूने मुझे क्या दिया? तूने ये दिया, दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में होती तो 2 घंटा में मैं तो शाहीन-बाग खाली करवा देता। अरे जिसे अमेरिका ने 100 साल की मेरी नानी मेरी दादी का तारीफ किया, वहां ये अपनी RSS भी कह रहा कि 2 घंटे में शाहीन-बाग खाली करवा देता। अगर हम इसे दिल्ली पुलिस देते, क्या इसका जवाब तो हमारा मानव का बनता है कि नहीं? मेरे मेले को इसका जवाब देनी चाहिए कि नहीं? इन्हीं जनता ने मुझे चुना, मेरे बनाया। आपने ये जमीन कैसे इस्तेमाल किया? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और हमारी जनता से माफी मांगो। मगर क्या है, इन लोगों का खुदा जो नेता बन जाते हैं, इन लोगों का खुदा इन लोगों का अध्यक्ष होता है। अब केजरीवाल साहब बोलेंगे अभी की दिन है तो उनके मेले दिन बोलेंगे, वरना हमारे 5-6 मेले जो थे वो हमारी लीड थे दिल्ली में। ये 6 मेले दिल्ली का रूप को बदल देते, मगर इन्हें दहशत थी कि मैं क्या करूंगा, बोलूंगा तो हमें ये हटा देगा, हमें ये रिस्पॉन्स नहीं देगा। अरे बेवकूफो, जन्नत भी दोजख भी अल्लाह देता है, मगर इज्जत ये आवाम देती है, ये भाई और बहनें देते हैं। अरे तू अपनी लानत मत कर, जिसने तुझे चुना है तो उनके लिए खड़ा रहे। ये दोबारा भी तुझे निर्दलीय में इज्जत दिलवा देंगे। ये हमारी मां और बहनें। और मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं कि मैं अगर इस पार्टी में हूं तो मुझे वोट दे देना, मगर हमारा बात जो है, मेरे साथ 7 दिन के रिमांड मुझे याद दिलाता है कि मैं जब अपने बारे में सोचता हूं तो मेरे रोकते पर कौन की बात है, रात को सोता भी हूं तो मैं याद करता हूं, याद आता था। मैं अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था, मगर 3 साल आम आदमी पार्टी में आके मेरे साथ क्या से क्या हो गया। मैं आपको आज बता दे रहा हूं, फाइनल शायद मैं भूल जाऊं, मैं ये जो नया दामन थामा हूं, मैं आपके स्टेज पे ऐलान करता हूं, इस क्लिप को रखना। जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मेरी सांसें हैं, इंशाअल्लाह ताला जिस दिन व्हाइट कफन होगा उस दिन ये पट्टा मेरे गले से उतरेगा। और खिदमत में ऐसे करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद भी सोचेगा कि दिल्ली के जामिया नगर में हमने जिसे चुना वो हैदराबाद में भी लोग चमका रहे हैं। ओखला जामिया नगर, जाकिर नगर वार्ड नंबर 189 का पार्षद। मैं आपका भूखा हूं, मैं आपके प्यार का भूखा हूं। मुझे पार्षद बनने का शौक नहीं है। मैं कोरोना में भी अपनी जिम्मेदारी निभाया। मैं कोरोना में भी बिना सोचे समझे जो मेरे से हुआ, राशन से लेके ऑक्सीजन से लेके एम्बुलेंस से लेके पैसा फंड दे दे के अपने दल पर किया, मगर कहीं व्हाट्सएप फेसबुक पे ना दिखाया, आना दिखाने की कोशिश किया, क्योंकि वो अल्लाह ने मुझे उस लायक बनाया था। मैं उस जरिए पर काम किया। भाइयों, 15 साल का काउंसलर, 15 साल का काउंसलर अगर काम किया है जो इस हौसला के लोगों ने और हाजिर
जाकिर नगर में जोड़ा गया है। आप लोग बगैर सोचे समझे उसे जरूर वोट देना। और मैं आपको बता दूं, आम आदमी का जो कैंडिडेट है, अगर आप लोगों ने उसे पसीना बहाता हुआ सड़कों पे देखे होंगे, आपके बीच में काम करके दिखाया होगा, आप उसे भी जरूर वोट देना। मगर वक्त जो है 5 साल आपसे ऐसी गलती ना हो जाए जो पछताना पड़े, इसलिए मुझे पता है मेरे भाइयों, आप लोग जिसकी बात सुनना चाह रहे हैं वो अभी आप लोगों के सामने अपनी बात को रखेंगे, मारेंगे सरकार। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फैसला आपसे वैसी बात को खत्म करा देख लें, बात सुनो। आने वाले 4 तारीख को मुझे अपने भाइयों और बहनों पे इंशाअल्लाह ताला इतना उम्मीद है कि सिर्फ पतंग बनेगा 4 तारीख को पतंग के बटन पे, और उड़ाओगे पतंग 7 तारीख को ओखला के हर छत पे इंशाअल्लाह ताला। मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई जनाब सज्जन साहब और जाकिर नगर के मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार साहिबा मोहतरमा नाज़िरा परवीन सिद्दीक़ा साहिबा, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप इस इंतखाबी जलसे में शिरकत किए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जाकिर नगर वार्ड से जनाब लंदन साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इस वार्ड से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब कराएं। और मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ कि आपसे दरख्वास्त करूँ, आपसे गुजारिश करूँ कि 4 दिसंबर के दिन आप तमाम अपने वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करिए। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे भाई लंदन साहब ने इस इलाके में, वार्ड में, इस असेंबली हल्के में बेलोस तरीके से आवाम की खिदमत की। बड़े मसाइब और मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा और आवाम की और सच्चाई की सरबुलंदी के लिए उनको जेल की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी।
और जेल में उनको बहुत मसाइब और मुश्किलात और तकालीफ दिए गए हैं। तो जनाब लंदन साहब की खिदमात से हजरात वाकिफ है और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जाकिर नगर वार्ड से आपको ऐसे कॉरपोरेटर की जरूरत है जो आपके दरमियान में रहकर काम करवा सके, दिन रात मेहनत कर सके और इस विधानसभा में जाकिर नगर वार्ड में आवाम के बहुत से मसले मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला भाई साहब ऐसा देखिए, लो भाई साहब रुक जाइए, किसी को मत बोलिए बैठने के लिए, ठहरने के लिए, बैठने के लिए, सुनिए बस, रुक जाइए। जाकिर नगर वार्ड में पीने के पानी का मसला है। यहां पर साफ पीने का पानी नहीं मिलता, रोड का कोई इंतजाम नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, कचरे के अंबार है, अस्पताल नहीं है। ये ऐसे बुनियादी मसले हैं जिसकी हर इंसान को जरूरत होती है। अफसोस की बात तो यह है कि 3 बार का कॉरपोरेटर कांग्रेस का रहा, नहीं मालूम उन्होंने कुछ काम किया या नहीं किया, मगर हकीकत यह है कि उन्होंने सिर्फ कामयाबी के बाद यहाँ के राय दहिंदगान को, यहाँ के वार्ड के रहने वाले बाशिंदों को, उनको भुला दिया, उनकी तकालीफ को भुला दिया। आज जाकिर नगर की जनता से, आवाम से मैं अपील कर रहा हूं कि आप ऐसे बेलोच शख्स को कामयाब करिए जिसको आप जानते हैं, जो आपके दरमियान में रहेगा। आप यहां से मजलिस को कामयाब करिए। मैं खुद आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं जनाब लंदन साहब से उसके पीछे रहूंगा ताकि आपके हर मसाइल को, आपकी तकालीफ को हम इस मुश्किलात को हल कर सके। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में नहीं है। इनका नेता पूरे भारत में पैदल फिर रहा है और जो कांग्रेस पार्टी 15 साल दिल्ली में हुकूमत की थी, जिसको आपने वोट देकर यहां पर मोहतरमा शीला दीक्षित को चीफ मिनिस्टर बनाया, आज कांग्रेस का ये हाल हो चुका है कि एमसीडी के चुनाव में उनके कोई नेता या लीडर नजर नहीं आते। तो इसलिए कांग्रेस को वोट देना आपके वोट को जाय करने के बराबर है। तीसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल है, जिसको मैं छोटा रिचार्ज कहता हूं। आप जानते हैं कि दिल्ली में जब CAA का एहतजाज चल रहा था शाहीन बाग में, यही दिल्ली का मुख्यमंत्री था जिसने अपने एक बयान में कहा था कि अगर मेरा बस चलता तो मैं 15 मिनट के अंदर शाहीन बाग को हटा देता। ये इसका असली चेहरा है। ये वही दिल्ली का मुख्यमंत्री है जिसने कोविड की पहली वेव में तबलीगी जमात के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि तबलीगी जमात के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर इसने पूरे मुल्क में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ एक नफरत की फिजा को पैदा कर दिया। और सब लोग यही समझते थे कि मुसलमानों की वजह से कोविड फैला है। आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, यही दिल्ली का मुख्यमंत्री वजीर आला चीफ मिनिस्टर था जिसने कोविड की पेशेंट की लिस्ट जब रिलीज होती थी तो एक सेक्शन में लिखा होता कितने लोगों को आज कोविड हुआ, कितने लोग डिस्चार्ज हुए।
तो उसी सेक्शन में बाजू लिखता था कि तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर का नाम इसने दिया था, जिसके जहन में नफरत भरी हुई है, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मानने वाला है और दिखावे के लिए बहुत कुछ कहता है, मगर इसका दिल, इसका जहन पूरा हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में बदतरीन फसाद हुआ और उस फसाद के बारे में क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक लव कंडेमनेशन किया? कुछ नहीं किया। और उसके बाद आप देखते हैं कि फसादात के बाद कंपनसेशन नहीं दिया जाता, कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता। ये इसका असली चेहरा है। इस वार्ड में पीने का पानी नहीं है और वो छोटा रिचार्ज सारी दुनिया में बाजा बजाता है, सारी दुनिया में बाजा बजाता है कि मैं पानी फ्री में दे रहा हूं। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री, आओ यहां पर जाकर नगर को, ओखला को, और यहां का पानी पीकर बताओ उसके पानी में कितना मजा आता है, तुमको पता चलेगा। ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, मेरी बात को याद रखिए, मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये 2013 का नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी इसके बड़े भाई है, ये इनका छोटा भाई है। इतनी फिरका परस्ती इसमें है कि इसने कह दिया कि हमारे जो करेंसी के नोट है, 100 रुपए की, 500 और 2000 की नोट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इस पर गांधी की फोटो के साथ, बल्कि उसके ऊपर देवी देवताओं की फोटो को लगाया जाए। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि क्या तुमको याद नहीं आया कि ये मुल्क सेक्युलर मुल्क है, ये भारत है जिसका कोई मजहब नहीं है, किस बुनियाद पर तुमने तजवीज दी? तो मालूम हुआ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलना चाहता है। वो इस मुल्क को एक हिंदुत्व तहजीब में डुबो देना चाहता है। वो भारत के सेक्युलरिज्म को जो संविधान में लिखा गया उसको खत्म करना चाहता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपके बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक अहम फैसला लेना है। 4 दिसंबर के दिन अगर आप लड्डन भाई को कामयाब करेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक पैगाम मिलेगा कि अब तुम बीजेपी से डराकर हमारा वोट नहीं हासिल कर सकते। बीजेपी में जितने नेता हैं, बीजेपी में जितने लीडर हैं, उसमें से एक लीडर बीजेपी में गया, वही नारा लगाता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो। क्या आपने कभी सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री के जुबान से कि वो उस नारे के खिलाफ कुछ कहता है? कुछ नहीं कहता है। ये जाकर पूछिए, ये केजरीवाल की बात नहीं करेंगे, हम स्कूल की बात करेंगे। अरे अगर बिल्किस बानो की बेटी जिंदा होती, जिसको उसकी मां के सामने उसका रेप रेजी करके अपनी बेटी का कत्ल कर दिया गया, अगर बिल्किस की बेटी जिंदा होती तो शायद उसकी बेटी आज जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती होगी। मगर केजरीवाल और उसकी पार्टी बिल्किस के ऊपर बात नहीं करेंगे। पूछो ये केजरीवाल की पार्टी से और उससे पूछिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तुम्हारी क्या राय है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये लड़ाई इस चीज की भी होनी चाहिए कि क्या हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का खुला सपोर्टर है, वो आइडियोलॉजी जो सावरकर ने लिखी, उसको मानता है, इस देश को एक ब्यूरोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहता है, जहां आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे या फिर ऐसे शख्स का साथ देंगे जिसने इस वार्ड की अपनी खिदमत का एक रिकॉर्ड अंजाम दिया। जहां आप ऐसे झूठे का साथ देंगे या लड्डन भाई जैसे सच्चे का साथ देंगे? आप किसका साथ देंगे? आप किसका साथ देंगे? आप किसको वोट देंगे? आप
मर्तबा आपने उनको मौका दिया, उन्होंने इस वार्ड की आवाम को धोखा दिया। आपने उस छोटे रिचार्ज को मौका दिया असेंबली इंतखाबात में, उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि ओखला ने कुछ नहीं किया। आज आपसे मैं अपील करने आया हूं कि एक मर्तबा लड्डन भाई को आप अपनी मोहब्बत और इज्जत से नवाजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो तकालीफ आपके, वो तकालीफ खत्म होंगे। जेल में शिफाउर रहमान है, पूछिए ये केजरीवाल से कि बताओ शिफाउर रहमान के बारे में तुम्हारी राय क्या है, कुछ नहीं बोलेगा। पूछिए इस मुख्यमंत्री से, पूछिए कि क्या तुम खालिद कैफी को जानते हो? वो खालिद कैफी जिसकी बीवी, जिसकी पत्नी रो रो कर वीडियो जारी करती है कि मेरा शौहर खालिद कैफी जेल में मर जाएगा, बीमार है, उसका इलाज नहीं हो रहा है। तो ये केजरीवाल का मंत्री ईडी के कस्टडी में जेल को जाता है और जेल में बैठकर इसके हाथ और पैर को तेल लगाकर इसकी मसाज किया जाता है। सोचो आप कि आपने केजरीवाल का साथ दिया। एक तरफ हमारा भाई खालिद कैफी है जिसकी बीवी तड़प रही है अपने शौहर के लिए, तो दूसरी तरफ केजरीवाल का मिनिस्टर है जो जेल में बैठा है और उसको पूरी सहूलतें मिल रही है। बताओ अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये खुली नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? इसीलिए आपको इन तमाम नाइंसाफियों के खिलाफ मुद्दई होकर आपको जवाब देना पड़ेगा। और जवाब हम सिर्फ नारे लगाकर नहीं दे सकते, जवाब हम सिर्फ जज्बाती तकारीर से नहीं दे सकते, बल्कि मैं जाकर नगर की आवाम की अपील कर रहा हूं। आपने देखा कि पार्लियामेंट में जब CAA का कानून लाया गया था तो मैं और इम्तियाज जलील साहब ने भाजपा के 300 एमपीओं के सामने मोदी और अमित शाह के आंख में आंख डालकर हमने कहा यह कानून बताइए। आपने देखा कि ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने लाया। 3 मरतबा हमने दलाइल के साथ उस कानून को कहा कि ये खवातीन और महिलाओं के खिलाफ है। आपने देखा कि UAPA का कानून अमित शाह जुलाई 2019 में लेकर आते हैं और ऐसा गंदा अमेंडमेंट लेकर आया कि दिल्ली में NIA का कोई भी इंस्पेक्टर किसी भी जगह पर बैठे एक शख्स को टेररिस्ट का ऐलान कर सकता है, उसे टेररिस्ट घोषित कर सकता है। कौन उस UAPA अमेंडमेंट कानून के खिलाफ बोला? पूछो ये केजरीवाल से क्या इसने UAPA कानून का साथ नहीं किया? आज उसी UAPA के कानून में खालिद कैफी जेल में सड़ रहा है, कई नौजवान बच्चे और बच्चियां जेल में सड़ रही है। पूछो ये कांग्रेस पार्टी से, यही कांग्रेस पार्टी ने UAPA अमेंडमेंट बिल का अमित शाह के लाए कानून का लोकसभा में सपोर्ट किया। किसने उस कानून की खिलाफ वर्जी की? किसने उस कानून के खिलाफ वोट किया? तो नाम आएगा फखरुद्दीन ओवैसी का और इम्तियाज जलील का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर मसले पर हिजाब का मसला उठा कर्नाटका में सबसे पहले उसकी तारीफ में बोलने वाले का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। पूछिए ये कांग्रेस से, पूछिए ये चौधरी जाट से, पूछिए बोलो हिजाब के ऊपर तुम्हारी राय क्या है? तो नहीं बोलेंगे। अरे आपके हर मुद्दे पर, हर मसले पर हम बोलते हैं। अब चुनाव आया है तो जो खामोश बैठते आपका उनको वोट देंगे या जो आपके लिए डरते हैं, सदाए बुलंद करते हैं? याद रखिए, वोट देना तो आपका काम है, मगर अगर आप खामोश रहने वाले को वोट देंगे तो खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आ जाए कि हम तमाम से लोग खामोश कर देंगे। यकीनन भाजपा को हराइए, मोदी को हराइए। हमारी भी ख्वाहिश ये है कि बीजेपी हारे, मगर बीजेपी क्यों जीत रही है? बीजेपी क्यों जीत रही है? बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि कांग्रेस और
चलते हुए भारत की सियासत से मुसलमानों को गायब कर दिया। आज तक केजरीवाल के पास उसकी जबान पर मुसलमान का नाम आता, न कांग्रेस के पास लफ्ज़ मुस्लिम आता है। बताओ आप फिर क्या करने वाले हैं? आप याद रखिए, हम हर बार एक महीने का इंतजार नहीं कर सकते। सियासी ताकत के जरिए हम तब्दीली पैदा कर सकते हैं। इख्तियार किसी के पास चला जाए, मगर आपका नुमाइंदा होना जरूरी है। अगर लड्डन भाई कामयाब होंगे और होंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर ये कामयाब होकर एमसीडी के उस चैम्बर में जाएंगे तो आप पूरा उम्मीद रहिए कि वो आवाज उठाएंगे। सिर्फ जाकर नगर के बारे में हमारी बहन नहीं लड़ेगी, बल्कि दिल्ली में जहां कहीं भी नाइंसाफी होगा, लड्डन भाई और हमारी बहन उस नाइंसाफी के खिलाफ उठेंगे और लड़ेंगे। आज आपको लड़ने वालों की जरूरत है। आज आपको अपनी आवाज को उठाने की जरूरत है। बताइए कौन है आपकी आवाज? क्या केजरीवाल तुम्हारी आवाज है? क्या ये छोटा विकास तुम्हारी आवाज है? क्या कांग्रेस तुम्हारी आवाज है? क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? तो फिर तुम्हारी आवाज कौन है? बताओ कौन है तुम्हारी आवाज? कौन सी पार्टी तुम्हारे लिए लड़ती है? तो आज आपको लड्डन भाई का साथ देना है। इस शख्स को आप अपने इतिहास और अपनी दुआओं से नवाजिए। बड़े मुश्किलात का सफर इसने तय किया है, बड़े मसाइल और मुश्किलात का सामना किया है। मैं लड्डन भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहादुरी से एक फैसला लिया है और आपको ये सोचना है और सोच समझकर 4 दिसंबर के दिन अपना एक वोट लड्डन भाई को देकर पतंग के निशान पर आप कामयाब करेंगे ना? कामयाब करेंगे ना? आप तमाम कामयाब करेंगे लड्डन भाई को। पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे तो 4 तारीख को आसमानों में क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? कहीं झाड़ू तो नहीं दिखेगी, कहीं हाथ तो नहीं नजर आएगा। तो फिर जब आपने फैसला कर लिया है तो कि मैं आपकी तरफ से लड्डन भाई को पेश मुबारकबाद दे दूं? मैं दे दूं?